हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनवीएस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड जेएसए का वैकेंसी निकला हुआ है उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट कंप्यूटर जीके देखेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। इसके पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो जाकर देख ले। मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द सीपीयू इज मेड ऑफ टू सिमिलर कंपोनेंट्स। तो जो सीपीयू है वो किस किस चीज़ से बना होता है। तो आपको बता दूं दोस्तों को, जो सीपीयू होता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये भी आप याद रखना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और तो सीपीयू किस किस चीज़ से बना होता है, तो इसमें 3 चीज़ें होते हैं कि एएलयू होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर होता है। रजिस्टर मेमोरी के लिए होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि द सीपीयू इज मेड ऑफ 2 स्मॉलर कंपोनेंट्स, 2 स्मॉलर कंपोनेंट से बना होता है। एक्चुअली 3 से बना होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 2 है, इसलिए 2 क्वेश्चन में भी है। तो पहला है एएलयू एंड सीयू, दूसरा ऑप्शन में एएलयू एंड रैम, तीसरा है रैम एंड रोम, चौथा ऑप्शन है रैम एंड सीयू। तो इसका ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा, एएलयू एंड सीयू। तो एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड सीयू का कंट्रोल यूनिट, ठीक है। लेकिन एएलयू सीयू इसके साथ एक रजिस्टर भी होता है, ठीक है, मेमोरी के लिए सीपीयू के अंदर में। अब जो आपका रैम है, रैम का फुल फॉर्म आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी ये पता होगा, और रोम का रीड ओनली मेमोरी। एंड रैम एंड रोम क्या है दोस्तों, ये आपका इंटरनल मेमोरी होते हैं। जो कंप्यूटर का मेन मेमोरी होते हैं वो रैम एंड रोम होते हैं। और जो रैम है वो आपका वोलाटाइल मेमोरी है, और रोम नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है दोस्तों, कि ऐसे मेमोरी जिसमें कोई डेटा सेव रहेगा, तो जैसे ही बिजली जाएगी, पावर कट होगा, तो उसमें जो डेटा सेव है वो ख़त्म हो जाएगा। तो रैम ऐसा मेमोरी है जिसमें बिजली जाती ही डेटा जो स्टोर रहती है ख़त्म हो जाती है, इसलिए रैम को वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। और रोम में जो डेटा स्टोर रहता है वो ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका सीपीयू है, तो यहाँ इनपुट देते हैं, तो इनपुट कहाँ से जाता है, सीपीयू में, और फिर आउटपुट आता है, ठीक है। तो इनपुट हम लोग किसके थ्रू देते हैं, या तो कीबोर्ड के थ्रू देंगे, या माउस के थ्रू देंगे, या बहुत सारा अदर इनपुट डिवाइस हैं, जैसे कि आप स्पीकर से बोल के, माइक्रोफोन से बोलकर भी कुछ डाल सकते हैं, स्कैन करके कुछ कंप्यूटर में डाल सकते हैं। तो ये सारे इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके बाद सीपीयू के अंदर जाएगा, और सीपीयू के अंदर क्या क्या इसके पार्ट्स हो जाते हैं सीपीयू के अंदर में। एक तो कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, एक एएलयू हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके अलावा मेमोरी यूनिट रजिस्टर होते हैं। तो ये सीपीयू के पार्ट होते हैं। उसके बाद सीपीयू के अंदर कुछ प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आउटपुट आएगा। आउटपुट आपका प्रिंटर से आ सकता है, हार्ड कॉपी, या आपका जो मॉनिटर है, जो विजुअल डिस्प्ले यूनिट स्क्रीन पर आएगा, तो वहाँ से भी आ सकता है, या बहुत सारा अन्य ठीक है, जैसे स्पीकर के थ्रू गाने वगैरह जो बाहर आते हैं, वो भी तो आउटपुट डिवाइस के ही एग्जांपल हैं। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब के बारे में, मेमोरी के बारे में आगे डिटेल से देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिजिट्स ऑफ द बाइनरी सिस्टम आर कॉल्ड। तो बाइनरी सिस्टम का जो डिजिट्स है उनको क्या बोला जाता है, बिट्स। जो भी बाइनरी सिस्टम, आपको पता ही है कि कंप्यूटर में जो कंप्यूटर मशीन भाषा को समझ सकता है, मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 एंड 1 के फॉर्म में रहते हैं, और इसे ही बाइनरी सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। तो जो हम लोग जैसे कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन, तो आपका सीपीयू क्या करता है, उसे सीपीयू ट्रांसलेट नहीं करता है एक्चुअली। कंप्यूटर में जो आपका कंपाइलर होते हैं या इंटरप्रेटर, वो उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। और मशीन लैंग्वेज में जो ही समझ सकता है कंप्यूटर, ठीक है। तो कंपाइलर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ये आगे देखेंगे, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है बता दूं, कि वो जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है। उसी तरह से इंटरप्रेटर भी वही काम करता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शन को करता है, एक बार में क्या करता है, उसे रीड करता है, फिर कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। और असेंबलर क्या करता है, असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। असेंबली लैंग्वेज क्या होते हैं दोस्तों, कि जो न्यूमेरिक्स कोड के रूप में लिखे रहते हैं, यानी मिडिल लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं। एक तो मशीन लैंग्वेज हो गया जो कि 0 एंड 1 के फॉर्म में, और एक हाई लेवल लैंग्वेज हो गया जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, इस टाइप से
ये लोग हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। और जो असेंबली लैंग्वेज हो गया उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड का यूज किया जाता है। तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कौन ट्रांसलेट करेगा? असेंबलर, ठीक है। द डिजिट्स ऑफ द बाइनरी सिस्टम आर कॉल्ड बिट्स। और एक बात बता दूं कि ये जो आपको जो वीडियो है इसमें क्वेश्चन तो आपको कम मिलेंगे, 20 मिलेंगे, लेकिन 20 क्वेश्चन में आप सबके कम से कम 100-150 क्वेश्चन आप याद कर पाएंगे, क्योंकि समझाते हुए आपके चलेंगे, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कितने अच्छे से आपको समझा रहे हैं। द डिजिट्स ऑफ द बाइनरी सिस्टम आर कॉल्ड बिट्स। और बाइट्स क्या होता है? बाइट्स, तो एक बाइट्स होता है उसमें 8 बिट होते हैं, 8 बिट्स, 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके 8 रहेगा, तो उसको एक बाइट बोला जाता है। अब एक निबल क्या होते हैं? एक निबल में 4 बिट्स होते हैं, ठीक है ना, एक निबल में 4 बिट्स। तो जो भी चीज़ बता रहे हैं आप उसे नोट करते चलिए। इन विच ईयर द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड। जो पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो कब डेवलप किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1950 में। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? तो आपको पता ही है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस में आ जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर को अन्य एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जैसे कि आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारे भी आपका आ जाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, ठीक है। और जो आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, जितना भी जो सॉफ्टवेयर है, PDF ओपन करने के लिए एडोब रीडर वगैरह भी आ जाएंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो आपका जो विंडो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। MS DOS, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल का है, तो ये सारे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप क्या आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल एंड शिफ्ट? कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्ट भी इसमें शामिल कर दीजिए। तो कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्ट किस तरह के आपके कीज हैं? तो मॉडिफायर कीज हैं, ठीक है ना। तो जो आपका कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं, आप बताना कि जो कीबोर्ड होते हैं उसमें कितने कीज होते हैं? तो उसमें दोस्तों 104 की होते हैं, 104, ठीक है ना। तो उनको अलग अलग तरह के की में डिवाइड किया गया है। कुछ फंक्शन की होते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट वाला, कुछ नंबर, कुछ स्पेशल कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। तो जो आपका है कंट्रोल, शिफ्ट एंड अल्ट, इनको मॉडिफायर कीज बोला जाता है। वेयर हेडर अपीयर्स, हेडर नाम ही है हेडर, तो हेडर तो सबसे ऊपर ही होगा, तो हेडर टॉप में होते हैं, ठीक है। अब फुटर की कहाँ होते हैं? फुटर बॉटम में होते हैं। फॉर प्रिंटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट यू हैव टू पुट ऑन। कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, जैसे कोई वर्ड का फाइल है, डॉक्यूमेंट है, या एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, तो प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ प्रिंटर ऑप्शन हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल अंडर विच मीनिंग। जो भी एडिटिंग टूल्स होते हैं, जैसे कि आपको फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, जैसे कि कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, उसका हाईलाइट बोल्ड करना है, इटालिक करना है, ये सब किस टैब के अंतर्गत आएंगे? एडिटिंग टूल के अंतर्गत आएंगे। एडिटिंग टूल्स है तो एडिट मेनू के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। अगला है कि ए यूनिट ऑफ 8 बिट बाइनरी सेल ग्रुप इज कॉल्ड। 8 बिट बाइनरी सेल का ग्रुप क्या कहलाता है? तो अभी आपको ऊपर बताया था कि ये एक बाइट कहलाएगा, एक बाइट, 1 बाइट, ठीक है। और एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट, ठीक है। और एक बाइट में कितने बिट होंगे? 8 बिट। when you save and की जगह n होगा, and न्यू ए होगा। when you save a MS Access प्रोजेक्ट व्हाट फाइल फॉर्मेट डू यू यूज? तो यहाँ जो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, कोई भी जैसे इमेज फाइल हो गया, वीडियो फाइल हो गया, वर्ड फाइल हो गया, एक्सेल फाइल हो गया, MS एक्सेस का फाइल हो गया, किसी भी तरह का, आपने देखा होगा कि जैसे आप सेव करते हैं तो उसके बाद डॉट लगता है और उसके बाद कुछ वर्ड रहता है, तो उसे ही फाइल एक्सटेंशन बोला जाता है। तो जो MS एक्सेस का फाइल होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? इसका होता है दोस्तों .a.c.db, ठीक है।
तो MS एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। MS ऑफिस के अंतर्गत ही आता है, MS ऑफिस के अंतर्गत ही आता है MS एक्सेस, और ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक ना। और इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .acdb और .docx। ये किसका होता है, तो ये होता है दोस्तों आपका MS वर्ड का फाइल एक्सटेंशन। एंड .xmlx ये किसका होता है, ये होता है MS एक्सेल का। एंड .pptx ये किसका होता है, ये पावर पॉइंट का होता है। और जो 2007 तक के वर्जन थे, ठीक है ना, ये जैसे MS ऑफिस में भी अलग अलग आए हैं, 2007, 2010 इस तरह से, 2013, 16 इस टाइप से। तो जो 2007 थे, 2007 या उससे पहले वाले में एक्स नहीं लगा रहता है, जैसे MS वर्ड में .doc रहता था, उसी तरह से एक्सेल में .xml लास्ट में एक्स है वो नहीं रहता था। लेकिन 2007 के बाद से जो भी आ रहे हैं उसमें लास्ट में एक्स लगा देता है, तो ये बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। द इंटरेक्शन ऑफ ए रो एंड ए कॉलम इज कॉल्ड। जहाँ एक रो एंड कॉलम मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक रो एंड एक कॉलम जहाँ मिलेंगे तो उसको सेल बोलेंगे, ठीक है। MS एक्सेल में एक रो एंड एक कॉलम जहाँ मिलेंगे, या कहीं भी टेबल बना रहे हैं जहाँ भी, तो उसे एक सेल बोलेंगे। टू सेलेक्ट ए कॉलम द इजीएस्ट मेथड इज टू। जो एक्सेल में कॉलम होता है, रो होता है, तो कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए सबसे इजी मेथड क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लिक द कॉलम हेडिंग। जो कॉलम का हेडिंग है, आप देखते होंगे कि कॉलम एक्सेल में ABCDE इस तरह से रहते हैं, और रो रहते हैं 1 2 3 4। तो अगर मान लो कि आपको B कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो जहाँ B लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉलम है ABCDEFGHIJ इस टाइप से करके लिखा हुआ है, और जो रो जो है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अगर ये आपका कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो जो है ये लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से अगर रो को सिलेक्ट करना है, मान लीजिए रो 5 को सिलेक्ट करना है, तो 5 पर क्लिक करेंगे, पूरा 5 रो सिलेक्ट हो जाएगा। और जो MS एक्सेल है उसमें कितना टोटल रोज होते हैं, रोज कितने होंगे टोटल, 10,48,576 होते हैं। एंड कॉलम कितने होते हैं, 16,384 होते हैं, ठीक है। और मिनिमम जो, ये तो एक्सेल में हो गया, जो वर्ड में टेबल बनाते हैं उसमें कॉलम अधिकतम कितने होते हैं, कॉलम 63 होते हैं, रोज अनलिमिटेड, रोज कितना भी हो सकते हैं। और कम से कम टेबल बनाने के लिए एक रोज एंड एक कॉलम तो ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक्सेल है तो इसमें थोड़ा और देख लेते हैं। इसमें देख लीजिए कौन कौन से टैब आते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू इस टाइप से हैं। और ये आपका होम टैब है, तो होम टैब के अंतर्गत क्या क्या आ गए, क्लिपबोर्ड, तो इसमें फॉर्मेट, प्रिंटर, कट, कॉपी पेस्ट, तो इस टाइप से भी आते हैं। कि जैसे अगर आपको पूछ दिया गया एग्जाम में कि फॉर्मेट प्रिंटर है MS एक्सेल में, फॉर्मेट प्रिंटर ये किस टैब के अंतर्गत आता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला इस टाइप से दे देगा, तो आपको याद रखना होगा कि फॉर्मेट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। उसी तरह से अगर आपका दे देगा कि जो MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट का टाइप कौन सा होता है, तो कैलिबरी होता है, फॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट 11 होता है, ठीक है। और अगर पूछते हैं कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, ड्रॉप डाउन मीनिंग में 72 होता है, मिनिमम 8 होता है। तो जब आपको एक्सेल पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपको डिटेल से सारी चीज़ बताएंगे हर टैब के बारे में, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपको पूछ दिया जाए कि जो आपका फाइंड एंड एडिटिंग टूल देख लो, यहाँ पर एडिटिंग टूल है। जैसे अगर कोई पूछ दिया कि आपको रैप टेक्स्ट किस टैब में आता है, तो ये भी आपका आ जाएगा होम टैब में, ठीक है। जो कैलिबरी है, टाइम्स न्यू रोमन है, इस टाइप आपका फॉन्ट टाइप है, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल आपका आ जाएगा बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन। जो बोल्ड है उसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+B, इटालिक का Ctrl+I, अंडरलाइन का Ctrl+U, इस टाइप से आपको डिटेल में आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब MS एक्सेल में सबसे ऊपर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं, ठीक है ना। टाइटल बार जो रेड कलर का है इसको टाइटल बार बोलते हैं, और जिसमें ये है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसको मेनू बार बोलते हैं, मेनू बार, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं, द सेल एक्सेप्ट्स योर टाइपिंग एज इट कंटेंट्स इफ़ यू प्रेस। जो सेल है एक्सेप्ट्स योर टाइपिंग एज इट कंटेंट्स,
इफ़ यू प्रेस सेल में आप कुछ टाइप करेंगे तो एक कब आपका जो आपने टाइप किया है उसको कंटेंट्स के रूप में एक्सेप्ट करेगा, जब आप इंटर प्रेस कर लेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ इंटर आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस इंटर किसका शॉर्टकट की है? एमएस वर्ड में आपको पेज ब्रेक करना है, ठीक है ना, तो आप कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड है, ठीक है। तो कीबोर्ड में आपने देख सकते हैं कि बहुत सारे कीज बने हुए हैं। ये वाला जो आपका एरो का निशान है ये इंटर की का है, ठीक है। शिफ्ट की हो गया, ठीक है। फंक्शन की देख सकते हैं F1 F2 F1 से F12 तक है। तो ये फंक्शन की सभी का अलग अलग काम होता है। F1 का क्या काम होता है? हेल्प। F2 का रीनेम। इस तरह से जैसे F5 है रिफ्रेश करने के लिए काम आता है, F7 स्पेलिंग चेक के लिए, F11 एग्जिट एंड इंटर फुल स्क्रीन मोड, F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। तो सभी फंक्शन की का क्या क्या काम होता है, ठीक है ना। और इनका कॉम्बिनेशन के रूप में भी होता है, ठीक है। जैसे कंट्रोल प्लस F4 इसका क्या काम होता है? फाइल को जैसे एक फाइल है उसमें बहुत सारा आपका विंडो अलग अलग ओपन है, जैसे गूगल क्रोम आपने खोला है तो उसमें बहुत सारा आपने विंडो खोल लिया है, तो एक विंडो को क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करेंगे। और अगर पूरा क्रोम जो ब्राउज़र है उसको ही क्लोज कर देना है तो आप अल्ट प्लस F4 करेंगे। अल्ट प्लस F4 का उपयोग शट डाउन करने में भी यूज होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं शिफ्ट की है, एक कैप्स लॉक ऑन ऑफ करना है तो उसके लिए कीज है, और ये अल्फ़ाबेट की है, ठीक है। ये सारे, ये वाला जो आपको बड़ा लगा है स्पेस बार ये, जो भी लोग भी आप कंप्यूटर यूज करते होंगे तो उनको ये सारी चीज़ पता होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बाईपास द प्रिंटर डायलॉग बॉक्स व्हेन प्रिंटिंग इंडिविजुअल स्लाइड्स ऑन एन इंटायर प्रेजेंटेशन? इसका हो जाएगा प्रिंट बटन, ठीक है। प्रिंट बटन प्रिंट करने के लिए आपका शॉर्टकट की क्या होता है? द कंट्रोल प्लस P। और प्रिंट प्रीव्यू, आप अगर प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 जो फंक्शन की यहाँ F2 है, कंट्रोल यहाँ आप देख सकते हैं CTR है और F2 एक साथ दोनों को प्रेस करेंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा, ठीक है। और अगर केवल डायरेक्ट प्रिंट करना है तो कंट्रोल एंड P एक साथ प्रेस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू एड ए हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट यू कैन यूज हैंड आउट मास्टर का आपको यूज करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नोट एडवांस द स्लाइड्स इन ए स्लाइड शो व्यू? स्लाइड शो व्यू, अगर आप प्रेजेंटेशन PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसमें स्लाइड शो कर रहे हैं, तो अगर आप स्लाइड सी को आप रोकना चाहते हैं, उसको नहीं चाहते कि आगे बढ़े, तो आपको क्या करना होगा? स्किप की, ESC स्केप की है, ESC की, इसको प्रेस करेंगे तो आपका पावर पॉइंट से बाहर आ जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। और पावर पॉइंट को क्या है कि आपको स्टार्ट करना है तो F5 प्रेस करना होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबलिंग? जो कोएक्सियल केबलिंग होता है ये आपका जो नेटवर्किंग वगैरह में यूज होता है, इंटरनेट वगैरह में, तो इसका यूज क्या होता है? तो लॉन्ग डिस्टेंस तक आप इंटरनेट को आसानी से भेज सकते हैं कोएक्सियल केबल से। इन MS एक्सेस ए टेबल कैन हैव प्राइमरी की, तो MS एक्सेस में कितने प्राइमरी की हो सकते हैं? तो 1 एक प्राइमरी की होते हैं। तो MS एक्सेस के बारे में डिटेल से आपको पढ़ाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको सब बताएंगे कि प्राइमरी की क्या होती है, ठीक है। MS एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ये आप याद रखना। द मोस्ट फेमिलियर आउटपुट डिवाइस फॉर द माइक्रो कंप्यूटर, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फेमिलियर आउटपुट डिवाइस कौन होता है? तो मॉनिटर होता है, ठीक है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया,